हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग बेटा सब्जेक्ट केमिस्ट्री क्लास 12th सेट नंबर 4 कोड है आपके पास CD। इसकी क्वेश्चन नंबर 6 से हम लोग अटेम्प्ट करते हैं, ठीक है, डिस्कस करते हैं। तो इस क्वेश्चन नंबर 6 को आप लोग पढ़ लीजिए। तो यहाँ पर भी मैंने लिखा है और क्वेश्चन इसमें भी आपको मिल जाएगा। तो देखिए, एन एरोमेटिक कंपाउंड, ऑर्गेनिक कंपाउंड, ये yield B and C when it react with chloroform and KOH. On distillation with zinc, dust D is formed. On oxidation, D yield compound E having molecular formula C7 S6O2. Identify A, B, C, D, E. आपको यहाँ पर केमिकल इक्वेशन भी लिखना है। तो चलिए देखते हैं। तो ये तभी होगा जब आप कंपाउंड ए को फिनाल मानोगे। फिनाल का रिएक्शन क्लोरोफॉर्म KOH से रिएक्शन कराते हो तो सैलिसिल्डिहाइड बनता है, जो कि रैमेटिमेन रिएक्शन होता है। तो इसका नाम जो होता है ना, आर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड है। और दूसरा बनेगा बेटा पैरा हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड। अब मानो आप ना इसको आप ये ऐसा कर लेते हैं, तो ये बेंजल्डिहाइड है ना, ये बेंजल्डिहाइड। अब आप इसका बेंजल्डिहाइड का आर्थो पोजीशन ये है ना, और ये भी है, तो ये आर्थो हाइड्रोक्सी, ये आपके पास पैरा पोजीशन है बेटा। तो यहाँ पर पैरा हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड। अच्छा, अब इस कंपाउंड का क्या करोगे आप, जिंक के साथ रिएक्शन करोगे। तो ये जिंक डस्ट आएगा ना, तो आपके पास इसका जिंक और इसका ये जो आपने इसका लिया, इसका इसका ये बाहर निकलेगा ना, तो आपके पास मतलब क्या मिलने वाला, बेंजल्डिहाइड मिलने वाला है। अब बेंजल्डिहाइड जब आपके पास से मिल गया तो इसको मैंने नाम दे दिया D, जैसा कि क्वेश्चन में आपके पूछ रहा। अब इसका ऑक्सीडेशन करोगे तो बेंजल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन करने पर क्या बनता है बेटा, बेंजोइक एसिड, ठीक है। तो ये कन्वर्जन है। कन्वर्जन तब आएगा जब आप सबको रिएक्शन आता होगा, तभी आप एक दूसरे में चेंज कर सकते हैं। अच्छा, एक बात और हम लोग ध्यान दे दें कि ये जो फिनाल है ना, ये जिंक के साथ इसका रिएक्शन कराते हो तो बेंजीन बनता है, ठीक है। जेडेन वो बाहर कर देगा, इसका जेडेन, इसका वो बाहर हो जाएगा, तो बेंजीन बन जाएगा। तो कन्वर्जन के थ्रू एक दूसरे में चेंज कर सकते हैं। चलिए अब हम लोग आते हैं कंपाउंड ABCD का नाम लिख लेते हैं। यहाँ पर देखेंगे आप, तो आपके पास ऑर्गेनिक कंपाउंड ए क्या है, फिनाल C6H5OH, या फिर आप बेंजीन के ऊपर OH लगा सकते हैं। बी बेटा आपके पास है आर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड। C आपके पास है पैरा हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड। D है बेंजल्डिहाइड एंड E है आपके पास बेंजोइक एसिड, जो आपके पास यहाँ पर देख रहे हैं। और E का इन्होंने फार्मूला दिया था ना, मॉलिक्यूलर फार्मूला E का C7S6O2। तो यहाँ पर आप देखेंगे यही होगा C6H7O2, ठीक है। यहाँ पर C7S6O2, ठीक है। तो देख रहे होंगे यहाँ से आपको 5 कार्बन मिल जाएंगे, एक कार्बन यहाँ से, तो आपके पास क्या हो जाएगा 6 और ये 7 कार्बन हो जाएगा। अब हाइड्रोजन कितना मिलेंगे आपको, 5 यहाँ से मिलने वाले हैं, ठीक है। और एक हाइड्रोजन यहाँ से, तो 6 हाइड्रोजन हो जाएगा, और O2 2 है। तो आपके पास मॉलिक्यूलर फार्मूला वाला क्या है, बेंजोइक एसिड है। अब हम लोग इसका बी पार्ट देखते हैं। बी पार्ट में क्या कह रहे हैं, बी पार्ट में रिएक्शन है बेटा, शॉर्ट नोट्स है। आप चाहे उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करिए, चाहे फिर ये और वाला है ना, यहाँ से हम लोग अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो राइट शॉर्ट नोट्स। अब विलियमसन सिंथेसिस हम लोगों को लिखना है। ये ईथर बनाने का सबसे अच्छा मेथड है। इसमें क्या होता है बेटा, सोडियम एल्कोक्साइड लेते हैं, एल्काइल हैलाइड से रिएक्शन कराते हैं और ईथर बनता है। देखिए सोडियम एल्कोक्साइड है, इसका Na, इसका X, NaX बाहर जाएगा, ROR इसके साथ लगने वाला है, ठीक है। अब मैं R की जगह पर एल्किल हैलाइड लेता हूँ। एल्किल ग्रुप को यहाँ ले लिया तो एथिल ले लिया, और यहाँ X की जगह पर हैलोजन, तो एथिल ब्रोमाइड। अब सोडियम एथॉक्साइड, R की जगह पर मैंने C2H5 लिया है। यहाँ से Na, यहाँ से भी R निकालोगे
तो आपके पास डाईएथिल ईथर बनेगा। अब ये क्या कह रहे हैं, बोथ सिमेट्रिकल एंड अनसिमेट्रिकल ईथर कैन बी प्रिपेयर्ड बाय दिस मेथड। इस मेथड के द्वारा सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल दोनों तरह के ईथर आप बना सकते हैं। जैसे आपके पास यहाँ पर सिमेट्रिकल क्या होता है बेटा, जैसे ऑक्सीजन है, ये दोनों तरफ का एल्किल ग्रुप सेम हो ये, तो इसको सिमेट्रिकल ईथर बोला जाता है, सिमेट्रिकल ईथर। ठीक है, ये दोनों CH3 है। यदि आप ऐसा कर दें कि जो ऑक्सीजन है इसके दोनों तरफ एल्किल ग्रुप अलग कर दें, डिफरेंट कर दें, यहाँ मेथिल है यहाँ पर एथिल है, तो अब इसे अनसिमेट्रिकल ईथर बोलेंगे। अनसिमेट्रिकल ईथर, दोनों तरह का ईथर इसके द्वारा आप बना सकते हैं। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट आपके पास आते हैं फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन में क्या होने वाला है, फर्मेंटेशन में बेटा लार्ज ऑर्गेनिक कंपाउंड ब्रेक इनटू स्मॉल ऑर्गेनिक कंपाउंड बाय स्पेशल एंजाइम इज कॉल्ड फर्मेंटेशन। ठीक है, लार्ज ऑर्गेनिक कंपाउंड किसमें टूट जाता है, स्मॉल ऑर्गेनिक कंपाउंड। अब देखिए यहाँ पर एक डायस्टेज एंजाइम है, ठीक है, जो स्टार्च को किस में तोड़ देता है, माल्टोज में। स्टार्च कहाँ से आता है बेटा, आपके मांस मतलब बारले से ये बनता है। ठीक है, बारले से ये मांस बनता है, बारले को पीस करके, ठीक है, भिगो करके पीस करके जो बनाया जाता है उसे माल्ट बोलते हैं, माल्ट एक्सट्रैक्ट या मांस। तो इसमें आप क्या करोगे, डायस्टेज एंजाइम चेंज करेगा इसको माल्टोज में, और माल्टोज देखिए, अब माल्टोज को हम लोग यहाँ पर ले आए, माल्टोज का चेंज हो जाता है ग्लूकोज में। कौन चेंज करता है, माल्टेज एंजाइम। तो देखिए यहाँ पर 12 कार्बन है, यहाँ पर 6 कार्बन है। ठीक है, तो लार्ज ऑर्गेनिक कंपाउंड ब्रेक इनटू स्मॉल ऑर्गेनिक कंपाउंड बाय स्पेशल एंजाइम। ठीक है, माल्टेज एंजाइम इज कॉल्ड फर्मेंटेशन। ग्लूकोज आपके पास आएगा, जाइमेज एंजाइम आ जाएगा बेटा, और इसमें को किसमें चेंज कर देगा, एथिल अल्कोहल में चेंज कर देगा। ठीक है, ये ईस्ट लिखा है, ईस्ट। नेक्स्ट आपके पास आएगा पायरोलिग्नियस एसिड। पायरोलिग्नियस एसिड क्या होता है, इससे मेथेनॉल बनाया जाता है। ठीक है, तो पायरोलिग्नियस एसिड एक मिक्सचर होता है बेटा। देखो मैं लिखा हूँ, इट इज़ ब्राउन कलर्ड सॉल्यूशन, इट हैज़ फॉलोइंग कंपोनेंट। इसमें क्या होता है, पायरोलिग्नियस एसिड में एसिटिक एसिड भी प्रेजेंट होता है, मेथेनॉल भी होता है, और एसीटोन भी होता है। ठीक है, तो अब देख रहे हैं यहाँ पर 8 to 10% है एसिटिक एसिड, 3 to 4% है आपके पास मेथेनॉल, एंड 2-3% है आपके पास एसीटोन। इस सभी के मिक्सचर को क्या बोला जाता है, पायरोलिग्नियस एसिड, या इसी को वुड विनेगर बोला जाता है। अब इस मिक्सचर से आपको मेथेनॉल निकालना है, तो कैसे निकालेंगे वो देखते हैं। अब आपके पास पायरोलिग्नियस एसिड है, पायरोलिग्नियस एसिड जो है आपके पास, इसका बेटा रिएक्शन कर दो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से इस मिक्सचर को। ठीक है, तो यहाँ पर जब डिस्टाइलेशन करते हैं तो आपके पास इसमें एसिटिक एसिड होता है। अब एसिटिक एसिड क्या करता है, इससे रिएक्शन करके कैल्शियम एसीटेट बना देता है। तो कैल्शियम एसीटेट आपके पास यहाँ बना देगा। ठीक है, तो कैल्शियम एसीटेट जब बनाता है तो कैल्शियम एसीटेट बना लेगा। अब कैल्शियम, उसके बाद अब क्या करता है, सोल्यूशन में क्या बचने वाला है, यहाँ पर मेथेनॉल बचेगा, और यहाँ पर मेथेनॉल बचेगा, फिर आपके पास क्या बचने वाला है बेटा, एसीटोन। ठीक है, तो COCH3 यहाँ बच जाएगा, CH3 COCH3 एसीटोन। अब आपके पास यहाँ से आपको मेथेनॉल को अलग करना है तो दो तरीका है, या तो आप इसका फ्रैक्शनल डिस्टाइलेशन कर लीजिए। फ्रैक्शनल डिस्टाइलेशन क्या होता है बेटा, जब उसके बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस होता है, ठीक है, तो उसको हम लोग अलग करते हैं। यहाँ पर देखिए आपके पास यहाँ पर बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस कितना है बेटा, 56 डिग्री सेल्सियस इसका है, और इसका 67.7 डिग्री सेल्सियस है। तो जो बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस कम होता है तब हम लोग फ्रैक्शनल डिस्टाइलेशन करते हैं। तो जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम हो पहले अलग हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से भी आप मेथेनॉल और एसीटोन को अलग कर सकते हैं। अच्छा, दूसरा तरीका क्या है, इस सॉल्यूशन में आप डाल दो कैल्शियम क्लोराइड, तो कैल्शियम क्लोराइड रह जाएगा, ये मेथेनॉल के साथ एक क्रिस्टल बना लेगा, और बचेगा क्या, एसीटोन CH3COCH3। अब यहाँ से क्या करते हैं, इसको हम लोग फ़िल्टर कर लेते हैं। फ़िल्टर करने के बाद इसका क्रिस्टल बचा रहता है, ये अलग हो जाता है एसीटोन।
अब इसका जो क्रिस्टल होता है इसमें आप थोड़ा सा वाटर मिला दो, मतलब वाटर मिला करके आपको इसे बॉयल करना है। अब बॉयल करेंगे तो इस प्रकार से आपके पास मेथेनॉल बन जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया। अब हम लोग इसका बी पार्ट पर देखते हैं क्या कहता है। बी पार्टर आपके पास है केमिकल काइनेटिक्स से रिएक्शन है। तो यहाँ आप देख रहे होंगे कि एक रिएक्शन लिखा है। रिएक्शन को पढ़ लेते हैं। फॉर द रिएक्शन 2A + B एरो 2C + 3D द रेट ऑफ चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ C इज 1 mol/L इनवर्स सेकंड इनवर्स। फाइंड द रेट ऑफ रिएक्शन एंड रेट ऑफ चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ ABD। सबसे पहले तो इस रिएक्शन को आप लिख लीजिए। ठीक है, जैसे आपका दिया। अब इसके लिए रेट का एक्सप्रेशन लिख लो। तो ये देखिए रिएक्टेंट है तो यहाँ पर माइनस लिख रहा हूँ ना, 1/2 dE/dt स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, इसी को मैं लिख रहा हूँ। ठीक है, अब माइनस यहाँ पर 1 है तो ये यहाँ पर 1/1 लिखोगे तब भी कोई बात नहीं। ठीक है, तो यहाँ लिख सकते हैं -d एक्टिव मास B/dt एरो। अब यहाँ पर देखिए प्रोडक्ट के साइड में प्लस होता है। ठीक है, तो 1/2 ये है dC/dt और 1/3 d/dt ऐसे लिख लिया। अब दिए हैं चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ C कितना दिया, 1 mol/L इनवर्स सेकंड इनवर्स। तो अब रेट ऑफ रिएक्शन कैसे निकाला जाए। तो रेट ऑफ रिएक्शन निकालने के लिए ये होता है बेटा, एक फार्मूला यहाँ पर देख लें हम लोग। रेट ऑफ रिएक्शन निकालने के लिए चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन कोफिशिएंट, ठीक है, स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट इनटू टाइम। इस फार्मूले का आप यूज कर लीजिए, जैसा कि हम यहाँ पर बाद में लिखे भी हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पर हम लोग देखेंगे रेट ऑफ रिएक्शन कैसे निकालते हैं। आप ऐसे भी 1/2 कर सकते हैं क्योंकि C का कोफिशिएंट आपके पास 2 है ना। ठीक है, तो यहाँ क्या कर सकते हैं, चेंज इन कंसंट्रेशन दिए हैं 1 मोल तो /2 तो बराबर कितना आ जाएगा 0.5 mol/L इनवर्स सेकंड इनवर्स। ठीक है, जैसा कि मैं यहाँ पर लिखा हूँ। अच्छा, अब मुझे देखना है रेट ऑफ चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ ABD में देखना है। ठीक है, तो C का दिए है उसके रिस्पेक्ट हम लोग देख लें तो यहाँ -dA/dt में लिखा हूँ, dA/dt बराबर किसके है dC/dt। ठीक है, और इसमें ए के में कितना चेंज आ रहा है, 1 का ही चेंज आ रहा है क्योंकि मैं देख रहा हूँ तो इसका एक स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट सेम आ रहा है ना, 2A 2C। और ये रेट चेंज भी निकाल सकते हैं आपके पास ऐसे। रेट चेंज जो आप निकाल रहे हैं, रेट चेंज ये लिख सकते हैं बेटा कोफिशिएंट इनटू रेट ऑफ रिएक्शन। तो कोफिशिएंट यहाँ पर आपके पास 2 है और रेट ऑफ रिएक्शन कितना दिया है बेटा 0.5, तो आपके पास कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो यहाँ से भी आप निकाल सकते हैं। ठीक, तो अब हम लोग ये देखते हैं इसके में कितने चेंज आएगा 1 का। अब आप यहाँ पर देखो बी में हम लोग देख लें तो बी में क्या होगा, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ B/dt = 1/2। ठीक है, C का क्या होगा, ये 1/2 होगा तो यहाँ पर 0.5 मोल आ जाएगा, mol/L इनवर्स सेकंड इनवर्स। ऐसे D में हम लोग देख लें तो D में चेंज कितने का आने वाला है, 1.5 mol/L इनवर्स सेकंड इनवर्स। अच्छा, इसको हम लोगों ने कैसे लिखा, मान लो इसका स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट था तो C का 1 क्या होता है 1/2 था और D का 1/3 था, तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं ना ऐसे 1/2 पूरे के 1/3, तो ये ऊपर चला जाएगा तो 3/2 आप लिख सकते हैं यहाँ पर। ठीक, तो जैसा कि यहाँ पर लिखा है 3/2। तो इसका जो रेट चेंज आ रहा है वो कितना आ रहा है बेटा 1.5 mol/L इनवर्स सेकंड इनवर्स। अब ये जो रेट चेंज आ रहा है ना 1.5 mol/L इनवर्स सेकंड इनवर्स, आप इस फार्मूले से देखिए, जो कोई कन्फ्यूजन है ऊपर तो यहाँ पर दूर कर लीजिए। पहली बात तो रेट ऑफ रिएक्शन निकालने के लिए चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ
रिएक्टेंट अपॉन कॉफिशिएंट इनटू टाइम। तो यहाँ पर सी में कितने का चेंज आ रहा है बेटा, 1 का आ रहा था, कॉफिशिएंट कितना था 2, तो आपके पास रेट ऑफ रिएक्शन निकल कर के आया था 0.5। रेट चेंज इन कंसंट्रेशन और अपीयरेंस और डिसअपीयरेंस कैसे निकालते हैं, कॉफिशिएंट इनटू रेट ऑफ रिएक्शन। अच्छा, रेट ऑफ रिएक्शन अब निकल गया, आप कॉफिशिएंट आपको पता होना चाहिए। तो एक के केस में जब ऊपर देखोगे तो कॉफिशिएंट कितना था 2 इंटू 0.5 करोगे तो 1 आ जाएगा उसमें चेंज का, जो कि हम लोग कर चुके हैं यहाँ पर कर चुके हैं। दूसरा बी में आओगे तो कॉफिशिएंट 1, रेट चेंज क्या था आपके पास, रेट ऑफ रिएक्शन क्या निकल कर के आया था 0.5, तो उसमें रेट चेंज क्या आ जाएगा 0.5 ही आ जाएगा। डी के केस में आप जब देखोगे तो कॉफिशिएंट 3 था, तो अब मुझे यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, डी के केस में 3 इंटू 0.5, 3 इंटू 0.5, तो कितना आ जाएगा 1.5 आ जाएगा रेट चेंज। ठीक है, तो इस तरह से आप देख सकते हैं। नेक्स्ट आपके पास आ जाता है, ये भी उसी का है, इन द रिएक्शन टू ये प्रोडक्ट यहाँ पर बन रहा है कंसंट्रेशन ऑफ ये डिक्रीज फ्रॉम 0.5 मोल लीटर टू 0.4 मोल लीटर इनवर्स। ठीक है, इन 10 मिनट फाइंड द रेट ऑफ रिएक्शन ड्यूरिंग द टाइम इंटरवल। ये कोई रिएक्शन इन्होंने दिया। अच्छा, कंसंट्रेशन में चेंज कितने का आ रहा है, यहाँ देखेंगे हम लोग 0.5 से किस में जा रहा है बेटा 0.4 में, टाइम दिया है 10 मिनट। तो बस रेट ऑफ रिएक्शन निकालने के लिए अभी क्या हमने कहा था, चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन कॉफिशिएंट इनटू चेंज इन टाइम। तो टाइम अब यहाँ पर आया, इसको ऐसे मान लो बेटा, ठीक है, आर और आर ए नॉट माइनस ए इनिशियल, ठीक है, माइनस ए फाइनल मान लो। तो कॉफिशिएंट इनटू टाइम आपको करना है, तो मैं यहाँ पर रख दिया 0.5 माइनस 0.4 अपॉन 2 इंटू 10। कॉफिशिएंट ए में कितने का आ रहा है 2 रहा, यहाँ पर कॉफिशिएंट आपके पास 2 लिखा, तो मैं इसी को लिखा हूँ। ठीक है, ये 2, तो आपके पास 0.1 अपॉन 2 इंटू 10। ठीक है, इसको आप कर दोगे 0.1 अपॉन 20 इक्वल टू आ जाएगा क्या 0.005। इसको आप लिखेंगे इस प्रकार से, तो आप जाएगा 5 इंटू 10 के पावर माइनस 3 मोल लीटर इनवर्स। उसके बाद यहाँ पर मिनट है तो मिनट इनवर्स। ठीक है, ये आ जाएगा आपके पास फाइंड द रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, तो ये हम लोगों के पास देखते हैं। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 का भी पार्ट स्टार्ट करता हूँ बेटा। इसमें फर्स्ट है, फॉर द रिएक्शन N2O5 to NO2 half O2 if minus D upon dt N2O5 equal to K dash N2O5 D upon dt ब्रैकेट में NO2 इक्वल टू K डबल डैश N2O5 एंड D upon dt O2 इक्वल टू K ट्रिपल डैश N2O5, देन एस्टेब्लिश द रिलेशन बिटवीन K डैश K डबल डैश K ट्रिपल डैश में रिलेशन बताना है। तो जो इन्होंने कहा पहले हम उसको लिख लेते हैं। इस इक्वेशन को पहले लिख लिया, इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लिया। अब जो यहाँ इक्वेशन में कहें वही फिर से मैंने लिख दिया। ठीक है, माइनस डी N2O5 और D2 K डैश N2O5 इसको 2 मान लिया। DNO2 अपन dt इक्वल टू K डबल डैश N2O5 इसको आपने 3 मान लिया, और यहाँ DO2 अपन dt को K ट्रिपल डैश N2O5 इसको 4 मान लिया। ठीक है, अब मैं फ्रॉम इक्वेशन 1 इक्वेशन पर आप देखेंगे जब यहाँ पर, तो यहाँ से मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ रेट का एक्सप्रेशन। तो रेट का एक्सप्रेशन आप लिखते हो ना 1 अपॉन कॉफिशिएंट इनटू एक्टिव मास ऑफ रिएक्टेंट अपॉन dt, जैसे मैं यहाँ लिखा हूँ, माइनस, अब चाहे इसको वहाँ पर कॉफिशिएंट तो नहीं है तो आप 1 अपॉन 1 D N2O5 अपॉन dt लिख सकते हो, नहीं लिखोगे तो आपको इतना लिखना है। नेक्स्ट इक्वल टू 1 अपॉन 2 DNO2 अपॉन dt। ठीक है, और इक्वल टू क्या लिखा है यहाँ पर 2DO2 अपॉन dt। ठीक है, ये आपने लिख लिया। ये कैसे लिखा, ये देखो बेटा 1 अपॉन 1/2 जब करोगे तो ऊपर 2 चला जाएगा, तो आप इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं। अब मैं कह रहा हूँ फ्रॉम इक्वेशन 2, 3 एंड 4, मैं अब तीनों को ऐसे लिख रहा हूँ। ठीक है, K डैश N2O5 इक्वल टू 1/2 K डबल डैश N2O5 इक्वल टू 2 K ट्रिपल डैश N2O5 ऐसे लिख लिया।
आप सब मल्टीप्लाई कर दो 2 से, सबको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पर 2k डैश आ जाएगा N2O5 इक्वल टू, यहाँ पर बेटा इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो 2 इंटू 1/2 करोगे तो 2 2 कैंसिल, तो वही बचेगा आपकी k डबल डैश N2O5 और यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4k ट्रिपल डैश N2O5 आ जाएगा। ठीक है, अब आप डिवाइड कर दो सबको N2O5 से, सबको N2O5 से डिवाइड कर देंगे तो N2O5 कैंसिल हो जाएगा। आपके पास बचेगा क्या, 2k डैश इक्वल टू k डबल डैश इक्वल टू 4k ट्रिपल डैश, ये रिलेशन आ जाता है। यही पूछा आप पे। अच्छा, नोट थोड़ा सा हम लोग जान लें। आप सब देख रहे होंगे नोट में इंस्टेंटेनियस रेट कैसे लिखा जाता है, -d/N2O5/dt इक्वल टू +1/2। यहाँ पर दिया क्या, स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट 2 था ना, तो 1/2 मैंने कर दिया, dNO2/dt इक्वल टू 1/1/2, तो ये ऊपर चला जाएगा ना, तो 2dO2/dt बन जाएगा, जो अभी मैंने यहाँ पर आपको बताया था कि ये कैसे आ गया। ठीक, तो ये आपके पास, इसको हम लोग इस फॉर्म में लिख सकते हैं। आपके पास देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर, आपके पास सेकंड पार्ट है इसका, और ये क्या कह रहे हैं कि रिएक्शन इज ऑफ फर्स्ट ऑर्डर विथ रिस्पेक्ट टू ए रिएक्टेंट, हाउ इज द रेट ऑफ रिएक्शन अफेक्टेड इफ द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट डबल। यदि कंसंट्रेशन डबल कर दो तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, फर्स्ट ऑर्डर में डबल हो जाता है बस। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख लेंगे कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ऑफ फर्स्ट ऑर्डर इज डबल, देन रेट ऑफ रिएक्शन इज आल्सो डबल, यहाँ पर ब्रैकेट में लिया फर्स्ट ऑर्डर के लिए। फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन रेट इक्वल टू k, यहाँ पर एक्टिव मास से, तो ये डबल करेंगे तो रेट भी डबल ही हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हम लोग आते हैं 7 पर। व्हाट हैपेंस दिया है यहाँ पर बेटा, राइट केमिकल इक्वेशन आपको लिखना है। n ब्यूटिल क्लोराइड रिएक्ट विद एल्कोहलिक KOH, एल्कोहलिक KOH से जब ये दिखता है हेलो एल्कीन, ठीक है, n ब्यूटिल क्लोराइड, तो आपके पास ये एल्कीन बनाता है। ठीक है, यहाँ से आपके पास Cl, यहाँ से KCl के रूप में बाहर जाने वाला है। अच्छा, यहाँ का OH और यहाँ का आप ले लो H, तो वाटर के रूप में बाहर जाएगा और इसके बीच डबल बॉन्ड आ जाएगा, तो एल्कीन बनेगा। जब एल्कोहलिक लेंगे तो एल्कीन बनेगा, यदि एक्वस लोगे तो एल्कोहल बनेगा, इसको ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट आपके पास आते हैं ब्रोमोबेंजीन रिएक्ट विथ मैग्नीशियम इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। जब ये आपके पास ब्रोमोबेंजीन है, इसका मैग्नीशियम से रिएक्शन कराओगे ड्राई ईथर की प्रेजेंस में, तो बेटा फेनिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड बनता है। ठीक है, जिसे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बोला जाता है। तो ये आपके पास आ गया। तीसरा आप देखोगे तो वही आ गया है जो पहला था, उसी से रिलेटेड है। एथिल क्लोराइड रिएक्ट विथ एक्वस KOH ना, अब यहाँ पर एक्वस आ गया, ऊपर था एल्कोहलिक। यदि एल्कोहलिक KOH से हेलो एल्केन रिएक्शन करता है एल्किल हैलाइड, तो एल्कीन बनाता है, और एक्वस से करेगा तो एल्कोहल बनाएगा। तो यहाँ एक्वस है तो इस बार प्रोडक्ट बेटा एल्कोहल बनेगा। इसका इसका Cl बाहर जाएगा और OH यहाँ आकर के लग जाएगा, तो आप देखोगे CH3 CH2 OH, यहाँ पर एथेनॉल बन गया और आपके पास KCl। ठीक है, इसका हम लोग फोर्थ पार्ट देखते हैं, और फोर्थ पार्ट में ये कह रही है कि मेथिल ब्रोमाइड रिएक्ट विथ सोडियम इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। मेथिल ब्रोमाइड किससे रिएक्शन करता है बेटा, सोडियम से इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। तो बनता है आपके पास मेथिल ब्रोमाइड के 2 मॉलिक्यूल लेते हैं हम लोग। ठीक है, ये उड्स रिएक्शन है। तो देखिए, एक मेथिल ब्रोमाइड यहाँ लिया, सोडियम के 2 मॉलिक्यूल। अब यहाँ से हम लोग 2NaBr निकालेंगे और CH3 यहाँ पर बन जाएगा, इसको आप एथेन बोलते हो। ठीक है, 2NaBr बाहर जाएगा और इसका लास्ट रिएक्शन है एथिल ब्रोमाइड रिएक्ट विथ एल्कोहलिक KCN। ठीक है, ये एल्कोहलिक है AlC, तो बस यहाँ से KBr बाहर जाएगा और CN यहाँ पर आकर के लग जाएगा, एथिल साइनाइड बन जाएगा। और यदि आप वो पार्ट ना अटेम्प्ट करें तो ये वाला अटेम्प्ट कर सकते हैं। देखिए क्या कह रहे हैं, हाउ विल यू कन्वर्ट क्लोरोबेंजीन इनटू फॉलोइंग। क्लोरोबेंजीन को कैसे आप चेंज करेंगे, केमिकल इक्वेशन ओनली, केमिकल इक्वेशन ही देना है, कहानी नहीं लिखना है। तो क्लोरोबेंजीन से आपको बेंजीन में चेंज करना है, तो आपके पास ये है क्लोरोबेंजीन का रिएक्शन। यदि आप जाते हो NaOH से कराते हो 623 केल्विन और 300 एटमॉस्फेयर पर, तो सोडियम फिनॉक्साइड बनता है। इसका एसिडिफिकेशन करते हैं बेटा, तो यहाँ से Cl, यहाँ से Na बाहर जाएगा, H यहाँ जाएगा, तो फिनाल बन जाएगा। अच्छा, फिनाल का जिंक के साथ रिएक्शन कराते हैं तो ये क्या करता है, एक ऑक्सीजन निकाल देता है, तो बेंजीन बन जाता है। तो इस हिसाब से हम लोगों का बेंजीन बन गया।
दूसरा देखेंगे क्लोरोबेंजीन से आपको फिनाल बनाना है, ये डाउ प्रोसेस है। तो क्लोरोबेंजीन ने Na से रिएक्शन कराया, वही आपके पास ऊपर वाली रिएक्शन यहाँ भी काम कर गया, 6 to 3 Kelvin/300 एटमॉस्फेयर। सोडियम फिनाक्साइड है, एसिडिफिकेशन किया, फिनाल बना। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास है क्लोरोबेंजीन से टॉल्यूइन बनाना है। तो क्लोरोबेंजीन आपके पास जो है टॉल्यूइन बनाना है, ये ओर्ज फिटिंग रिएक्शन करा दो, एक एरियल हैलाइड एक एल्किल हैलाइड सोडियम से रिएक्शन करेगा ना, तो एल्किल बेंजीन बनने वाला है। तो देखो मैंने यहाँ पर क्लोरोबेंजीन लिया, यहाँ पर क्लोरोमेथेन। ठीक है, ये देखिए पेन में चला रहा हूँ, यहाँ से 2NaCl बाहर जाएगा और ये CH3 इसकी जगह पर आ जाएगा, तो ये बन जाएगा टॉल्यूइन। ये रिएक्शन ओर्ज फिटिंग रिएक्शन कहलाती है। नेक्स्ट आपके पास है बेटा क्लोरोबेंजीन टू बाइफेनिल, यहाँ हम लोग बनाए हैं, एनिलीन वाला था, बट यहाँ पर क्या बनने वाला है बेटा, क्लोरोबेंजीन से हम लोगों ने डाइफेनिल बनाया है। ठीक है, डाइफेनिल, क्लोरोबेंजीन से डाइफेनिल बनाना है। तो आप सब देख रहे होंगे ये फिटिंग रिएक्शन है, क्लोरोबेंजीन के 2 मॉलिक्यूल ले लिया गया है, 2Na से रिएक्शन करा दिया गया डाईथर के प्रेजेंस में, तो डाइफेनिल बन गया। ठीक है, और यदि आपने यहाँ पर Cl लिया तो यहाँ पर 2NaCl कर सकते हो। ठीक है, ये आ जाएगा। अब क्लोरोबेंजीन से आपको एनिलीन बनाना है, तो देखिए ये वाला रिएक्शन हम लोग वैसे आ रहे हैं, सोडियम फिनाक्साइड बना लिया, फिनाल बना लिया, जिंक से आपने बेंजीन बना लिया। अच्छा, अब यहाँ से कुछ नया होने वाला है, जिंक का नाइट्रेशन होता है HNO3H2SO4 से, तो ये नाइट्रोबेंजीन बन जाता है, और नाइट्रोबेंजीन का रिडक्शन करके आप क्या बना लेते हो, एनिलीन। ठीक है, SN+HCl, चाहे इसको लो चाहे फिर आप Fe+HCl ले लीजिए। ठीक, तो ये आपके पास रिएक्शन था। अब हम लोग आते हैं, ये है थोड़ा सा एम्पिरिकल फार्मूला निकालने का, और क्वेश्चन बहुत बड़ा है। एन ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेन 69.77% कार्बन, 11.63% हाइड्रोजन एंड रेस्ट ऑफ ऑक्सीजन। द मॉलिक्यूलर मास ऑफ द कंपाउंड इज 86। मॉलिक्यूलर मास आप पॉइंट भी नोटेड, इससे आप थोड़ा सा आसानी हो सकता है। इट डज नॉट रिड्यूस टॉलरेंट एजेंट बट फॉर्म एन एडिशन कंपाउंड विथ सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड। ठीक है, एंड गिव पॉजिटिव आइडोफॉर्म टेस्ट ऑन विगोरस कंडीशन। इट गिव एथेनोइक एसिड एंड प्रोपेनोइक एसिड। राइट पॉसिबल स्ट्रक्चर ऑफ द कंपाउंड। ये पूरा है मामला, तो इसको थोड़ा सा डिटेल में जाएगा, 5 नंबर का है बेटा आपके पास। तो हम लोग चलिए इसको स्टेप बाय स्टेप करते हैं। तो सबसे पहले तो क्या करते हैं, ठीक है, मॉलिक्यूलर फार्मूला फाइंड करो आप, और उसके लिए पहले एम्पिरिकल फार्मूला निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो देखो कार्बन का परसेंटेज दिया था, हाइड्रोजन का दिया था, लेकिन ऑक्सीजन का तो दिया नहीं था। तो कार्बन और हाइड्रोजन का परसेंटेज जो दिया था उसको जोड़ लो, और 100 में से उतना माइनस कर दो, तो आपके पास ऑक्सीजन का परसेंटेज आ जाएगा। ठीक है, तो अब मुझे क्या करना, अब एक टेबल बना लेना है। टेबल बनाया जो हूँ मैं, एक में लिखा हूँ बेटा एलिमेंट, ये है एटॉमिक मास, ये आपके पास है परसेंटेज, ये नंबर ऑफ मोल्स, ये सिंपल मोल रेशियो, ये होल नंबर रेशियो। ठीक है, तो चलो यहाँ एलिमेंट कार्बन लिखा, एटॉमिक मास 12 होता है, परसेंटेज दिया है 69.77। अब मोल निकालने के लिए क्या, उससे डिवाइड कर दो इसके एटॉमिक मास से, तो मेरे पास ये आ जाएगा मोल। ठीक है, फिर यहाँ देखेंगे हाइड्रोजन का केस, हाइड्रोजन में भी आपने मोल निकाल लिया, और ऑक्सीजन में भी जो दिया वैल्यू यहाँ से मोल निकाल लिया। तो जो सबसे कम वैल्यू होती है, जैसे 1.16 है, इससे सबको डिवाइड कर दो इनको, तो आपके पास आ जाएगा सिंपल मोलर रेशियो। तो मैं यही किया हूँ, 5.81 को 1.1 से डिवाइड कर दिया तो 5 आ गया, इसको कर दिया बेटा तो 10 आ गया, और इसको कर दिया तो n आ गया। तो होल नंबर में आपको क्या मिल रहा, 5, 10, 1। इसका मतलब ये है कि कार्बन क्या होने वाला है, 5, हाइड्रोजन 10, ऑक्सीजन 1। तो एम्पिरिकल फार्मूला मेरे पास निकल कर के आता है, ये होता है C5H10O। ठीक है, एम्पिरिकल फार्मूला मास क्या होता है, एम्पिरिकल फार्मूला मास देखिए आपके पास 5 कार्बन है तो 5 × 12 प्लस 10 हाइड्रोजन है, 10 × 1 प्लस 16, तो ये करते हो तो एम्पिरिकल फार्मूला 86 आता है।
अच्छा, मोलर मास, मॉलिक्यूलर मास आपके पास कितना दिया 86। तो अब हमारे पास क्या होता है, एक फार्मूला देख लीजिए, मॉलिक्यूलर फार्मूला इक्वल टू EF के पावर n। ठीक है, EF इंटू क्या है, ये EF इंटू n है आपके पास। अब यहाँ पर देख रहे हो ये n कैसे निकालेंगे हम लोग, n को यहाँ पर क्या करते हैं, रोक ले चाहें, इसको इधर ले आएंगे तो आपके क्या पास आएगा, मॉलिक्यूलर मास अपॉन एम्पिरिकल फार्मूला मास। अच्छा, मॉलिक्यूलर मास आपके पास यहाँ पर दिया है तो 86 अपॉन 80 कर देंगे, एम्पिरिकल फार्मूला हम लोगों ने निकाल लिया। तो n की वैल्यू कितना आ गया 1। तब देखिए मॉलिक्यूलर फार्मूला इक्वल टू क्या होगा, EF इंटू क्या हो जाएगा 1। तो यानी जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है वही एम्पिरिकल फार्मूला था। ठीक है, तो मॉलिक्यूलर फार्मूला और एम्पिरिकल फार्मूला क्या गया बेटा, सेम। देखो मॉलिक्यूलर फार्मूला इक्वल टू क्या, एम्पिरिकल फार्मूला इंटू 1, En की वैल्यू 1 आई है ना, तो जो एम्पिरिकल फार्मूला है वही मॉलिक्यूलर फार्मूला है। तो पहला स्टेप है, आपने मॉलिक्यूलर फार्मूला निकाल लिया। अब मॉलिक्यूलर फार्मूला को कैसे हम लोग प्रिडिक्ट करेंगे कि क्या है कंपाउंड, तो देखो लिखा होगा हेडिंग, प्रिडिक्टिंग द स्ट्रक्चर ऑफ द कंपाउंड। अब ये कह रहे हैं ना कि जो कंपाउंड है वो सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड से रिएक्शन करता है और एडिशन कंपाउंड बनाता है। तो सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड से जो रिएक्शन करेगा वो बेटा एल्डिहाइड हो सकता है या कीटोन, तो एडिशन कंपाउंड बनाएगा। अब ये कह रहे हैं, मैं कह रहा हूँ मे बी एल्डिहाइड और कीटोन। ठीक है, दूसरा उनका स्टेटमेंट है कि वो जो कंपाउंड है ना वो टॉलन टेस्ट नहीं देता है लेकिन आइडोफार्म टेस्ट देता है। तो टॉलन टेस्ट वही देता है जो एल्डिहाइड होता है। अब मैंने पहले कहा कि एल्डिहाइड या कीटोन हो सकता है, लेकिन जब टॉलन टेस्ट नहीं देगा तो एल्डिहाइड नहीं होगा, इसका मतलब कीटोन होने वाला है। अच्छा, और गिव आइडोफार्म टेस्ट, आइडोफार्म टेस्ट देता है, तो आइडोफार्म टेस्ट वही देता है जिसमें कार्बोनिल कार्बन पर क्या होता है बेटा, CH3 ग्रुप कम से कम एक लगा हो। जैसे ये कार्बन है, ये CH3 ग्रुप लगा हो। ठीक है, तो आइडोफार्म टेस्ट देता है। अब आप देख रहे होंगे तो आइडोफार्म टेस्ट देगा तो मेथिल कीटोन वो होगा कंपाउंड। ठीक, नेक्स्ट आपके पास हम लोग टेस्ट करते हैं, कंपाउंड है, कहते हैं उसका ऑक्सीडेशन जब हम करते हैं तो आपके पास एथेनोइक और प्रोपेनोइक एसिड मिलता है। तो इससे पता चल जाता है कि ये पेंटेन 2 ही है। अब ये मेरे स्ट्रक्चर यहाँ पर पता चल गया। तो देखो भैया आपके पास यहाँ पर है CH3CO, CH2, CH2, CH3, 1 2 3 4 5, आप पेंटेन 2 है यहाँ पर। ठीक है, अब मैं इसको तोड़ूँ यहाँ से, देखो यदि इसका ऑक्सीडेशन करूँ ऐसे तो एथेनोइक एसिड 2 कार्बन वाला, ये प्रोपेनोइक एसिड, मतलब यही कंपाउंड है। अब इसी के केमिकल इक्वेशन आप लिख डालिए। ठीक, तो आपके पास यहाँ पर आने वाला है पेंटेन 2, सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड से रिएक्शन करोगे, एडिशन कंपाउंड बनाएगा, सोडियम बाईसल्फाइड एडिशन प्रोडक्ट बनने वाला है। ठीक है, ये आपके पास आ जाएगा। कैसे, यहाँ से देखिए, अब यहाँ पर आपके पास एक बांड घुमाओगे बेटा, ये वाला बांड यहाँ पर घुमाते हैं तो माइनस जाएगा और इसका एक H आ जाएगा, इस पर OH बन जाएगा और SO3Na यहाँ आ जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट I2 और Na से रिएक्शन करते हैं इसी का, तो आइडोफार्म बनता है। तो आइडोफार्म क्या होता है, LOPPT बनाता है ना, तो देखो CHI3 बन जाएगा इधर, और ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा, सोडियम ब्यूटेनोएट CH3 CH2 CH2 COONA प्लस NaI प्लस 3H2, तो आइडोफार्म बनाएगा। ठीक है, और एक लास्ट रिएक्शन आपका क्या कह रहा था कि एथेनोइक एसिड और प्रोपेनोइक एसिड का मिक्सचर मिलता है ना। तो चलो यही आपके पास है, पेंटेन 2 है। अब इसको तोड़ेंगे, ऑक्सीडेशन करेंगे, ये बांड टूटेगा यहाँ से, तो एक एथेनोइक एसिड निकल जाएगा और दूसरा आपके पास प्रोपेनोइक एसिड बन जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया। अब हमारे पास आ जाता है रिएक्शन और करके और क्लेजन रिएक्शन। ठीक है, क्लेजन रिएक्शन हम लोग देख लेते हैं। तो क्लेजन रिएक्शन जब आप सब देखोगे बेटा तो इसको क्लेजन रिएक्शन भी बोलते हैं। इसे आप, ये एल्डोल कंडेंसेशन की तरह एक प्रोडक्ट देता है, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड या कीटोन देता है। तो देखिए यहाँ पर लिखा है ए बेस कैटालाइज कंडेंसेशन रिएक्शन बिटवीन एरोमेटिक एल्डिहाइड, ये पॉइंट भी नोटेड, एरोमेटिक एल्डिहाइड एंड एन एलिफैटिक एल्डिहाइड आर कीटोन। एक एरोमेटिक एल्डिहाइड तो फिक्स है, उसके साथ आपको एलिफैटिक एल्डिहाइड या कीटोन ले सकते हैं, इज कॉल्ड क्लेजन कंडेंसेशन। ठीक है,
और या क्लेजन सिमिट कंडेंसेशन रिएक्शन या सिर्फ क्लेजन रिएक्शन आप लिख सकते हो। ठीक है, क्लेजन रिएक्शन आप में पूछा है। तो अब आपके पास जो आने वाला है कैसे बनेगा प्रोडक्ट वो हम लोग देख लें। ये देखो आपके पास एरोमेटिक एल्डिहाइड है, ये बेंजल्डिहाइड है। ठीक है, और ये जो हमने एल्डिहाइड लिया है ये आपके पास CH3CHO। देखो मैंने CH3CHO को कैसे लिखा, ये H2 है, ये H है, ये CHO। तो अब यहाँ से मुझे वाटर निकालना है, इसका H2 और इसका ऑक्सीजन निकाल देंगे बेटा, तो मेरे पास यही बन जाएगा ना, ये डबल बॉन्ड CHO मतलब सिनेमल डिहाइड, और एथेनल जो है इसमें अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होना चाहिए, प्रेजेंट है अल्फा हाइड्रोजन। नेक्स्ट आप कीटोन ले लो, एसीटोन अब हमने ले लिया, बेंजल्डिहाइड ही है। अब मैंने देखो CH3 को ऐसे लिखा, यहाँ से 2 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल निकालेंगे और बाकी इस कार्बन को जोड़ देंगे, वैसे देखोगे तो यहाँ भी आपके पास अल्फ़ा बीटा अनसैचुरेटेड कंपाउंड मिल रहा है। तो एल्डोल कंडेंसेशन में भी अल्फ़ा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड या कीटोन मिलता था। ठीक है, तो ये रिएक्शन हो जाएगा। उसके बाद कैनिजारो रिएक्शन आता है। कैनिजारो रिएक्शन भी काफ़ी इम्पोर्टेंट रिएक्शन है। कैनिजारो में देखेंगे एल्डिहाइड जिसके पास अल्फ़ा हाइड्रोजन नहीं होता है, डू नॉट हैव अल्फ़ा हाइड्रोजन, गिव कैनिजारो रिएक्शन। अब यहाँ फॉर्मल्डिहाइड के 2 मॉलिक्यूल लिए हैं, कंसनट्रेट KOH के साथ इन्होंने हिट किया है। एक मॉलिक्यूल का रिडक्शन होगा बेटा, एक का ऑक्सीडेशन होगा। ठीक है, तो रिडक्शन एल्डिहाइड का होगा तो एल्कोहल में आ जाता है, एक मेथेनॉल बन जाता है, एक बन जाता है उस एसिड का साल्ट बनाता है जो ऑक्सीडाइज करके बनता है। जैसे मान लो आपके पास बेटा फार्मिक एसिड बनता है, SCHO से आपने एसिड जो बनाया वो फार्मिक एसिड बनाया। अच्छा, अब इसमें मान लो KOH है तो KOH से रिएक्शन करेगा तो इसका H और इसका OH बाहर जाएगा और ये क्या बन जाएगा, HCOO और वाटर बाहर जाने वाला है ना। तो ये बनेगा क्या, इस एसिड का साल्ट बन रहा है। जैसे आपने फॉर्मल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज किया एसिड में, अब ये रिएक्शन कर जाएगा बेस से तो साल्ट बनेगा। तो यहाँ पर वही किया गया है, पोटेशियम फार्मेट बनता है। ऐसे आप बेंजल्डिहाइड के 2 मॉलिक्यूल लेने वाले हैं बेटा, कंसनट्रेट NaOH से रिएक्शन कराते हो तो बेंजिल एल्कोहल बनता है। ठीक है, और ये सोडियम बेंजोएट बन जाता है। तो 2 मॉलिक्यूल लेने, इसका ध्यान दीजिएगा। लास्ट है आपके पास रोजेंड-मुंड रिएक्शन। ये बेंजोइल क्लोराइड लेते हैं, इसका हाइड्रोजनेशन होता है पैलेडियम BaSO4। पैलेडियम कैटालिस्ट है बेटा, कैटालिटिक पॉइजन है, तो आपके पास बेंजल्डिहाइड बनता है। तो आज हम लोग सेट नंबर 4 कंप्लीट करते हैं। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग सेट नंबर 5 स्टार्ट करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।